उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर सीधा हमला बोला है। अमित शाह ने उन पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ये मैं आपको खबर बता रही हूं कि पहला आरोप जो है सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद की मदद की, ये आरोप पहला लगा है जो अमित शाह सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि सलवा जुड्डुम पर फैसला सुनाना विनाशकारी। तीसरा आरोप, सही फैसला सुनाते तो माओवाद 2020 से पहले ही खत्म हो जाता। चौथा भी आरोप लगाया है, सलवा जुड्डुम की विचारधारा से रेड्डी प्रेरित है। अमित शाह यही नहीं रुके, पांचवा आरोप लगाते हैं नक्सलवाद के समर्थन के लिए कोर्ट का इस्तेमाल भी किया। नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। बड़े बुद्धिजीवी सुब्रतो चटर्जी कहते हैं फासिस्ट अपने कुत्तों को मारकर खाता है। यह बात अक्षरशः सत्य तब साबित हो जाता है जब अमित शाह और मोदी की यह जोड़ी जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ को से जबरदस्ती इस्तीफा लेता है और उनको गायब कर देता है। धनखड़ कहाँ हैं, किस हालत में है, किसी को नहीं पता। देश के सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील पूछ रहे हैं आखिर धनखड़ गए कहाँ। जवाब अब यही मिलेगा कि फासिस्ट अपने कुत्तों को मार खाते हैं। धनखड़ उसके इन लोगों के मुखर प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन जो ही धनखड़ ने अपना अंतरात्मा की आवाज़ सुनना शुरू किया, सच को सच बताना शुरू किया, त्यों ही उसे गायब कर दिया गया। और अब वह कहाँ है, किस हालत में है, देश में किसी को भी नहीं पता। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। और अब धनखड़ के गायब होने के बाद वह पद रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। दूसरी चीज़ है, पूरे देश में एक संदेश जाता है इससे है कि जब उपराष्ट्रपति जैसा उम्मीदवार, या यूँ कहें देश का उपराष्ट्रपति जब इस देश में मोदी शाह के आतंक से सुरक्षित नहीं है, जब देश का उपराष्ट्रपति इस देश के मोदी शाह जैसे गुंडे से आरक्षित नहीं है, वह खुद गायब कर दिया जा रहा है, तो फिर देश में अब किसकी औकात बची है जो कि गायब ना हो जाए। जज लोया का हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट के सपने में आता है और उसको डराता रहता है। अब उपराष्ट्रपति को गायब करके अमित शाह, मोदी ने संदेश देश को दिया है कि जो कोई हमारे खिलाफ जाएगा उसको इसी तरह से गायब कर देंगे। खैर, धनखड़ गायब हो गए, धनखड़ को मार के खा गया। और जैसा कि कहा गया, फासिस्ट कुत्तों को मार के खाते हैं, धनखड़ इनका कुत्ता था, इसको मार के खा गया इन्होंने। अब वह पद रिक्त हो गया। उस पद पर एनडीए की तरफ से अमित शाह ने अपने एक दूसरे कुत्ते को ला करके खड़ा किया। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में कुत्तों की बड़ी अहमियत है। यहाँ पर अगर एक इंसान का अगर मामला न्याय तक चले अगर तो दशकों चलते हैं, लेकिन एक कुत्ते का न्याय का मामला हो अगर तो 9 दिन में सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, उस पर अपनी बातें कहीं न कहीं रख देता है। जिसके लिए आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से हुआ है। अब एक नए कुत्ते का पदार्पण एनडीए की तरफ से किया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन जैसा कि फासिस्ट डरता हर चीज़ से है, और जर्मनी में तो खैर एक यहूदियों का एक समूह था, यहाँ पर यहूदी तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नक्सलवादी दिख रहा है, इसको है माओवादी दिख रहा है, इसको है। तो अब इनको देश का हर दूसरा शख्स माओवादी दिखता है, जो इनके बात में, जो इनके विरोध में बोलता है, जो कोई इनसे सवाल पूछता है। अरबन नक्सल हो, माओवादी हो, यह कहकर लोगों के बीच में ये बात को ले जाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये देश के विरोधी हैं। जबकि ऐतिहासिक सच्चाई यही है कि देश के गद्दार, देश के दुश्मन अगर कोई धरती पर बचा है, भारत धरती पर, तो आरएसएस है, ये मोदी शाह है। बहरहाल जब से
ये पद खाली हुआ है तो मोदी शाह के आशा के विपरीत इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है, सुदर्शन रेड्डी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ये रिटायर्ड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और इन्होंने इनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है इस उपराष्ट्रपति पद के लिए और ये इंडिया गठबंधन की तरफ से समर्थित हैं। जो ही सुदर्शन रेड्डी का नाम आता है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का नाम आता है, अमित शाह बौखला उठते हैं और अनाप शनाप आरोप लगाना शुरू करते हैं और उनको नक्सल समर्थक, माओवाद समर्थक, सलवा जुलूम में इनका भूमिका लेकर के इनको इस तरह से बताया जा रहा है। क्या बताया गया है आपने शुरुआत में ही वीडियो में देखा है, फिर भी मैं उसको एक पंक्ति यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर सीधा हमला बोला है। अमित शाह ने उन पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ये मैं आपको खबर बता रही हूं कि पहला आरोप जो है सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद की मदद की, ये आरोप पहला लगा है जो अमित शाह सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि सलवा जुड्डुम पर फैसला सुनाना विनाशकारी। तीसरा आरोप, सही फैसला सुनाते तो माओवाद 2020 से पहले ही खत्म हो जाता। चौथा भी आरोप लगाया है, सलवा जुड्डुम की विचारधारा से रेड्डी प्रेरित है। अमित शाह यही नहीं रुके, पांचवा आरोप लगाते हैं नक्सलवाद के समर्थन के लिए कोर्ट का इस्तेमाल भी किया, यानी कि पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद तरीके से ये इस्तेमाल किया गया। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के एक नेता बयान देते हैं और बतलाते हैं अमित शाह के इस दावे की सच्चाई का, कलई खोलते हुए। मुझे लगता है कि एक बार उन्हें जजमेंट को पढ़ना चाहिए अमित शाह जी को। अमित शाह जी सुदर्शन रेड्डी जी के कैंडिडेट घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट में है, इसलिए बौखलाई हुई है। जबकि सलवा जुडुम के मामले में सीधा सीधा स्पष्ट है कि सलवा जुडुम एक जन आंदोलन था, लेकिन उस जन आंदोलन में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि वहां के युवाओं को AK-47 जैसे हथियार थमा दिए थे और बिना प्रशिक्षण के, बिना अथॉरिटी के, बिना प्रमाण के, तो इसको न्यायालय ने इसको अनुचित माना है। तो सीधा सीधा है कि मुझे लगता है अमित शाह जी को एक बार जजमेंट का पन्ना पलट के देखना चाहिए। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या किसी भी आम नागरिक को AK-47 देने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे, फिर बात करें। तो इसलिए ये राजनीतिक प्रोपोगंडा बनाना बंद करें। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट पी सुदर्शन रेड्डी को लेकर अमित शाह के बयानों पर राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी तो यार दंगल साहब चल रहे थे, अब तुमका लेके आ गया, वो भी खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान का उपराष्ट्रपति दंगल साहब रहने वाले यहाँ के, पूरा राजस्थान चिंतित है, वो चिंता तुम भी करो, अब तुम नहीं बात लेके आ गए। ये तो निपटते रहेंगे, चुनाव चलता रहे जब तक। मेन बात करो धनखड़ साहब कहाँ है और धनखड़ साहब को कब प्रकट करोगे। हम जाके मिलना चाहते, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने टेलीफोन किए 2-3 बार, मैंने नहीं किए, कई नेताओं ने टेलीफोन किए जो उनको जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध रहे उनसे। कभी सिबिल राग में सुन रहा था पढ़ता हूँ, वो क्या मैंने कई फ़ोन कर दिए, मेरे अच्छे मित्र थे, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या चिंता नहीं होनी चाहिए देश को और प्रदेशवासियों को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। अमित शाह के इस हमले के बाद जस्टिस रेड्डी खामोश नहीं रहे, उन्होंने कड़ा प्रतिवाद किया और चीज़ों को देश के सामने सच्चे तौर पर रख दिया। जस्टिस सुदर्शन के कई सारे इंटरव्यूज पब्लिश हुए हैं और उन्होंने कई तरह से चीज़ों को, अपनी बात को उन्होंने रखा है। देश के 18 जस्टिसों ने भी
अमित शाह के इस बयान का प्रतिवाद किया है और कहा है कि अमित शाह का यह बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। क्या सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी इस पर? 14 साल के बाद अमित शाह को याद आया जस्टिस सुदर्शन जो है नक्सलवाद समर्थक थे। बहरहाल हम दिखाना चाहेंगे आपको उन चीज़ों को जो जस्टिस सुदर्शन ने अमित शाह के आरोपों और चीज़ों पर उन्होंने साफ साफ एक पत्रकार मनोज इंडियन एक्सप्रेस के हैं उनको बयान उन्होंने दिया है। क्या बताया है वो आप देख लीजिए। जस्टिस सुदर्शन से पहला सवाल पूछते हैं, मनोज इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, पूछते हैं कि यह उपराष्ट्रपति का जो प्रतियोगिता चल रहा है आपके लिए क्या मायने रखता है और आप किन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहते हैं? जवाब देते हैं वो, भारत का संविधान और उसमें निहित मूल्य सभी इसकी प्रस्तावना में प्रतिबिंबित हैं। जैसे हर नागरिक का कर्तव्य है वैसे ही मेरा भी कर्तव्य है कि मैं संविधान के बारे में बात करूं, उसकी व्याख्या करूं, जहां तक हो सके उसे लागू करूं और आम सहमति बनाने का प्रयास करूं, क्योंकि हम तेज़ी से ध्रुवीकृत होते जा रहे हैं। हमारे ऐसे विविधतापूर्ण देश में यह ध्रुवीकरण अराजकता और अवस्था को जन्म देगा। इससे बचना होगा। अगर कोई मुझे अवसर मिला तो मैं इस विचार को आगे बढ़ाऊंगा। अगला सवाल से पूछते हैं, आप चुनाव लड़ने के लिए क्यों सहमत हुए जबकि संख्या बल आपके खिलाफ है? जवाब देते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आकर मतदान नहीं करते, उनके सदस्य आकर मतदान करते हैं। निर्वाचक मंडल संसद के सदस्यों से बना होता है, किसी राजनीतिक दल से नहीं। संविधान और कानून ने जानबूझकर इसे गुप्त मतदान के रूप में डिजाइन किया है, जहां किसी भी राजनीतिक दल द्वारा व्हिप जारी करने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जस्टिस कहना चाह रहे हैं, जस्टिस सुदर्शन, कि जब राजनीतिक दल चुनाव करते हैं, जब चुनाव होता है उपराष्ट्रपति पद का, इसमें किसी पार्टी का व्हिप नहीं चलता है। व्हिप मतलब होता है कि जो भी पार्टी के जैसे भाजपा का है तो व्हिप जारी करने के बाद जो है भाजपा के जितने भी सदस्य हैं संसद में या विधानसभा में, उस सबको पार्टी की बात बोलनी पड़ेगी, पार्टी के लिए ही वोटिंग करना पड़ेगा, उससे अलग वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये व्हिप होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। हर सदस्य स्वतंत्र होता है अपना वोट देने के लिए। राजनीतिक पार्टियां इसको डिसाइड नहीं करती है, नहीं कर सकती है। इसी बात को जस्टिस सुदर्शन जो है स्पष्ट रूप से बताते हैं। इस मूल्य का आपको, मुझे और प्रत्येक माननीय सांसद को सम्मान करना चाहिए। मेरा प्रयास सभी सांसदों से मेरी उम्मीदवारी पर योग्यता के आधार पर विचार करने की अपील करना होगा। जस्टिस सुदर्शन ये बात कहते हैं। अगला प्रश्न है, तो क्या आपको उम्मीद है कि सांसद दलगत भावना से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे? जवाब देते हैं, यह विवेक और क्रॉस वोटिंग, ये सभी वाक्यांश हमारे द्वारा गढ़े और सार्वजनिक किए गए हैं। अंततः यह चुनाव का मामला है और मुझे आशा और विश्वास है कि सांसद प्रत्येक उम्मीदवार के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव करेंगे। मेरा काम अपील करता है। मजेदार बात यहाँ ये है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं, जबकि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम भी देश को नहीं पता, वो भाजपा के ही आदमी हैं, भाजपा के लिए ही काम करते रहे हैं, मतलब भाजपाई के हैं शुद्ध रूप से। वो आगे ये प्रश्न पूछा जाता उनसे है, क्या आप उन दलों के नेताओं से मिलेंगे जिन्होंने अब तक आपका समर्थन नहीं किया है? जवाब देते हैं, यदि समय की कमी के कारण मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, या तो मैं उनसे मिलूंगा या आपके माध्यम से या विभिन्न अन्य मंचों के माध्यम से उनसे अपील करूंगा।
इतनी सीधी बात कहे हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल पर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है जो अमित शाह का आरोप है। प्रश्न पूछा जाता उनसे है कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह आरोप दोहराया है कि सलवार जुलूम मामले में आपके फैसले ने नक्सलवाद को, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह मर रहा था, नया जीवन दान दिया है। जवाब देते हैं, फैसले के 14 साल के बाद कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। मैंने यह नहीं कहा कि राज्य को किसी समूह या संगठन, चाहे आप उसे जो भी कहें, द्वारा फैलाई गई हिंसा को अनदेखा करना चाहिए। राज्य को हिंसा के ऐसे खतरे से लड़ने का पूरा अधिकार है। फैसले में बस इतना कहा गया था, इसे आउटसोर्स ना करें। आउटसोर्स मतलब इसमें ऐसे लोगों को बहाल ना करें जो कि टेम्प्रोरी, जिस तरह से आपको अस्पताल में या 10,000 5,000 लोगों को बहाल करके काम करवाया जा रहा है, उनसे है। हिंसा से निपटना संप्रभु राज्य का संवैधानिक अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारी है। मैंने बस इतना ही कहा है। आगे बताते हैं ये, वास्तव में मुझे लगता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो 14 साल बाद मैंने हिंसा के खतरे शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन हिंसा से लड़ने के नाम पर आप एक और समूह, हिंसक समूह नहीं बना सकते और दोनों उसके खिलाफ लड़े वो। देखिए, हथियार चलाने का एकाधिकार हमेशा से राज्य के पास रहा है। हॉब्स के सिद्धांत से ही ऐसा नहीं है कि हर कोई हथियार लेकर एक दूसरे के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। यह राज्य का काम है। मैंने एकाधिकार शब्द का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो सलवार जुलूम का सदस्य बनने के लिए योग्यता 5वीं कक्षा थी और आप उन्हें एसपीओ, विशेष पुलिस अधिकारी कहते थे। सवाल यह उठता है कि इन लोगों को कितने समय तक प्रशिक्षण दिया गया था और कितने समय के लिए, कुछ हफ्ते और कुछ नहीं। एक आदमी जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, आप उसे भर्ती करते हैं और उसे हथियार देते हैं, और ये दोनों माओवादी और वह लड़ रहे थे और इस प्रक्रिया में मारे जा रहे थे। मैंने बताया था आपको, सलवार जुलूम पर जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ था, इसके पीछे एक बड़ा वजह यह था कि सलवार जुलूम के तहत जो भी लोग लड़ रहे थे, सरकार की तरफ से ये 5वीं कक्षा पास करके या इस तरह से लोगों को हथियार थमा कर लड़ाया जा रहा था माओवादियों के खिलाफ। एक बार माओवादियों ने इनके 2 ट्रक को बम से उड़ा दिया, जिसमें सैकड़ों सलवार जुलूम के ये एसपीओ जो हैं मारे गए थे। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को वहाँ पर सलवार जुलूम को रद्द किया था। ये फैसला था। इसके पीछे किसी की कोई अच्छी मंशा थी, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे मुख्य मामला ये था कि माओवादियों ने एसपीओ को, सलवार जुलूम के जो लोग थे, इसको बम से उड़ाया था, बड़ी तादाद में मारा था। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर होकर के जो है इसको बंद करने का आदेश दिया था। इसके पीछे एक यह भी घटना है, ये भी चीज़ें हैं। इनसे अगला सवाल पूछा जाता है, सोमवार को गृह मंत्री ने आपके एक और फैसले का जिक्र किया, जिसमें आपने माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के कब्जे वाले स्कूलों और दूसरी इमारतों को खाली करने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि उसके बाद सुरक्षा बलों पर हमले हुए। इस पर देते हैं जवाब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। शिक्षा के अधिकार के बारे में माननीय गृह मंत्री की यही समझ है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, शक्तिशाली राज्य अपने सुरक्षा बलों को आवास उपलब्ध नहीं करा सकता। स्कूलों और कॉलेजों की इमारतों पर सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया और बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता।
आगे पूछते हैं, क्या आपको इस बात से आश्चर्य हुआ था कि गृह मंत्री यह मुद्दा उठा रहे हैं? बताते हैं ये, हाँ, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस देश के सबसे शक्तिशाली गृह मंत्री 14 साल बाद यह मुद्दा उठा रहे हैं, और जब वे इस समस्या से लड़ रहे थे तब उन्हें यह कभी नहीं लगा कि यह फैसला इसकी जड़ है या उनके रास्ते में आ रहा है और इसे निपटने में उसके हाथ बांध रहा है। आगे इस प्रश्न पूछते हैं पत्रकार, गृह मंत्री ने कहा कि शायद विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन का मापदंड वामपंथी विचारधारा थी। आपका विचारधारा क्या है? जवाब देते हैं, मेरी विचारधारा संविधान है। मेरी विचारधारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और न्याय के विचारों के प्रति निष्ठा है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, मैं नहीं कह रहा, संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है। यह क्रम संविधान द्वारा निर्धारित है। मैं सामाजिक न्याय का समर्थक हूँ। अगर इसका मतलब वामपंथ है तो मैं उसे कोई नाम नहीं दे सकता, चाहे वह वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या मध्यमार्गी। ये इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अमित शाह के चीज़ों का दिया। आगे इनसे जो सवाल पूछते हैं पत्रकार, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। प्रश्न पूछते हैं उनसे हैं, विपक्ष अब वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, क्या इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है? जब चुनाव प्रक्रिया पर कई हितधारकों द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, पहले ईवीएम और अब मतदाता सूची। जवाब देते हैं ये, मैं कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं हूँ, इसीलिए मैं यह नहीं कह सकता कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है या नहीं। लेकिन क्या उचित मतदाता सूची के बिना एक कार्यशील लोकतंत्र हो सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। किसी ने कहा है, भारतीय पहले मतदाता बने हैं और बाद में नागरिक। मतदाता सूची तैयार करने की यह प्रक्रिया संविधान लागू होने से भी पहले शुरू हो गई थी। यह एक समानांतर अभ्यास था जबकि संविधान सभा में बहस चल रही थी। संविधान सभा का एक सचिवालय था जो मतदाता सूची का मसौदा तैयार कर रहा था। यह पवित्र है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए थे कि मतदाता सूची समावेशी हो, बहिष्कृत ना हो। उन दिनों यह बहुत मुश्किल था, खासकर उत्तरी भारत में, जहां महिलाएं अपने पति का नाम देने से इनकार कर देती थी और पर्दादर्शी महिलाएं, घूंघट वाली महिलाएं, वे अपना नाम नहीं देती, वे अपने पति का नाम नहीं देती। सवाल अगला पूछते हैं इनसे हैं, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? जवाब देते हैं, चुनाव आयोग राज्य का एक उच्च संवैधानिक निकाय है। काश वह इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देता, बजाय इसके कि इसे स्थानीय चुनाव अधिकारियों पर छोड़ देता। अगला प्रश्न है, जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जरूरी हो गया है। विपक्ष का अनुमान है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से उपराष्ट्रपति पद का महत्व कम हो गया है। क्या उनके इस्तीफे से आपको आश्चर्य हुआ? जवाब देते हैं, मुझे नहीं लगता कि धनखड़ जी के इस्तीफे की परिस्थितियों पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा। शायद किसी दिन वे अपने इस्तीफे की परिस्थितियों का खुलासा करेंगे। अगला सवाल पूछा जाता है इनसे है, संविधान में 130वां संशोधन विधेयक पर आपकी क्या राय है, जिसे सरकार ने भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों से हिरासत में लिए गए केंद्रीय या राज्य मंत्री को हटाने के लिए पेश किया गया है? जवाब देते हैं, मैंने विधेयक पर एक नज़र डाली है। इसकी संवैधानिकता संदिग्ध है। मैं बस इतना ही कहूँगा क्योंकि इस पर अभी तक बहस नहीं हुई है और हमें नहीं पता कि संसद की संयुक्त समिति क्या रुख अपनाएगी, इस पर कैसे बहस होगी, राज्यसभा इसे कैसे देखेगी। आखिरकार यह एक संविधान संशोधन विधेयक है जिसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। क्या सरकार इस पर आम सहमति बना पाएगी? अभी कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगा।
अगला सवाल महत्वपूर्ण पूछते हैं इनसे है 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से न्यायपालिका ने रोस्टर और नियुक्ति जैसे मुद्दों पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? जवाब है कुछ खास नहीं बदला है और बदलाव की ज़रूरत है। हमें इसे और ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर आप चुने जाते हैं तो आप राज्यसभा के सभापति भी होंगे। संसद में बार बार होने वाले व्यवधानों पर आपके क्या विचार हैं? जो बोलते हैं ये, मैं चाहता हूं कि विपक्ष और सरकार के बीच टकराव से बचा जाए। हम फिर उसी सवाल पर आते हैं। देश में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। दूसरों के विचारों के प्रति अधीरता और अनादर है। आप एक संपादकीय लिखते हैं और हो सकता है कि उस पर मेरी राय में गंभीर मतभेद हो, लेकिन इस पर बहस करने का एक तरीका होता है। हम नाम गाली में नहीं उलझते। मैं एक लेख लिखूंगा, अगर आप प्रकाशित करने को तैयार नहीं हैं तो मैं उसे किसी और के पास ले जाकर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। लोकतंत्र इसी तरह काम करता है। क्या शानदार तरीके से जवाब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने दिया है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार चुने गए हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, इनका विकल्प भाजपा का वह उम्मीदवार नहीं हो सकता जो कि मोदी शाह के हाँ में हाँ मिलाने वाला यस मैन है, पालतू कुत्ता है। मैंने बताया शुरू में, अगर कुत्ते में भी अगर आत्मा जाग जाती है तो ये फासिस्ट उस कुत्ते को ही मार खा जाते हैं। धनखड़ का उदाहरण आपके सामने है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी का भी आपने देखा किस तरह से भाजपा के लिए मोदी शाह ने उसके साथ व्यवहार किया। उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरने के एक दिन बाद उनका लाश को सार्वजनिक किया, खबरें बताया ताकि इनका इवेंट हो जाए, इवेंट में बाधा न करें। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया आप सारा लोगों ने देखा है। मेरा ना तो अटल बिहारी वाजपेयी पर संवेदनाएँ हैं, ना ही मेरा सहानुभूति लाल कृष्ण आडवाणी से है। लेकिन नैतिकता की बात करने वाले ये फासिस्ट मोदी शाह किस नैतिकता की बात करते हैं आप सभी दुनिया के लोगों ने देख रहे हैं। सवाल है कि नक्सलवाद जैसे सवाल पर जिस तरह से अमित शाह मुखर होकर बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको सारे देश का हर विरोधी वह आदमी जो इनका विरोध करता हुआ दिखता है, इनको माओवादी दिखता है, नक्सल दिखता है, अर्बन नक्सल दिखता है। पता नहीं यह किस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कि दलाल, गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, व्यभिचारी, प्रज्वल रेवन्ना जैसा महान बलात्कारी इस देश में इनके गोद में बैठता है, इनके साथ रहता है, इनके यहाँ पर सारा चीज़ उसके लिए चलता है। सवाल है, जवाब भी है, जानना आपको है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप इस बारे में क्या राय क्या बनाते हैं। यह लोकतंत्र, जैसा कि राहुल गांधी ने साफ साफ बताया, वोट देने का अधिकार इस देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अगर वोट देने का अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, अगर इस देश में ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना ही यहाँ नागरिक रहेगा, यहाँ सिर्फ दलाल और फासिस्ट और उसके कुत्ते ही कुत्ते चारों तरफ नजर आएंगे। नमस्कार, मैं समाजभूमि रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और एक चीज़ सूचना देना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारे मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जो 2 तरह की मेंबरशिप है, एक 89 रुपीज़ का, एक 159 रुपीज़ का। इसके अलावा आप अगर सहयोग करना चाहें अगर तो हमारे बारकोड पर आप स्कैन करके आप मुझे सीधा मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।